नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत अब सही दिशा में चल रही होगी। आज अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ये दूसरा दिन है और दूसरा दिन आज भी जैसे टॉपिक आपको सुबह में मेंटरशिप प्रोग्राम में शेयर किया गया था, उन्हीं टॉपिक पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी सेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी प्रश्नों की संख्या कल की भांति 25 से 30 ही है और इन्हीं 25 से 30 प्रश्नों के माध्यम से हमें अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, हमें अपना मूल्यांकन करना है। थोड़ा सा वॉइस इशू आज हो सकता है, तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आता है प्राचीन भारत के इतिहास से। आपको पता होगा कि वैदिक काल आज आपको टॉपिक दिया गया था, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहा जा रहा है कि आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे वो दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। दूसरा, आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे, वो पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। तीसरा, आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचनाएं की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। अब आर्यों के बारे में आपको पता होगा कि आर्य सबसे पहले दिल्ली के उत्तरी प्रदेश के पास, दिल्ली के उत्तरी प्रदेश के पास जहाँ पे एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी। यदि आपको देखना है सरस्वती नदी तो आप जा सकते हैं बद्रीनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम जाइए। वहाँ पे भारत का अंतिम गांव है माड़ा गांव, उसी के बाद चीन बॉर्डर शुरू हो जाता है। माड़ा गांव में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे सरस्वती नदी आपको बहुत तेज बहाव के साथ बहती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो उत्तरी प्रदेश था जहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, वहाँ पे ये धीरे धीरे आके रहने लगे थे। लेकिन क्या हुआ, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये सरस्वती नदी का जो जलस्तर था ये समाप्त होता गया और आपको देखने को मिलता है अंततः सरस्वती नदी सूख गई। आर्यभाषी लोग यहाँ पे सालों साल रहे और यहीं पर अपने सूक्तों को संग्रह कर इन्होंने ऋग्वेद तैयार किया। तो पहला तो एकदम सत्य है। दूसरा है, आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। आप जानते हैं आरंभ में पशुपालन ही इनकी जीविका का एकमात्र साधन था, लेकिन बाद के वर्षों में ये एक स्थान विशेष पर निवास करने लगे और फिर यहाँ पे खेती भी ये करने लगे, मतलब किसान के स्वरूप में आ गए। ठीक, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचनाएं की, यह भी एकदम सत्य है। तो इस आधार पर देखें तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे, आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी किसकी स्तुति में? देवताओं की, पुरोहितों की, राजा की, समिति या सभा की। आप जानते हैं आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में ही सूक्तों की रचना की थी। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठान, जो इनके धार्मिक अनुष्ठान थे, ठीक है, जो इनके कार्य थे, ठीक है, जो इनके पूजा पाठ थे, ठीक है, जो इनका पूजा पाठ था, इसके बारे में जो नियम थे, जो अनुशासन थे, उनकी जानकारी इनके 4 वेदों से मिलती है और ये 4 वेद वही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये देवताओं की स्तुति में किए गए थे, तो इस आधार पे ये विकल्प सही उत्तर होगा। आगे, सभा और समिति के बारे में बात हो रही है कि सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात कीजिए। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। जब आप बात करते हो वैदिक काल की, आप जानते हो कबीले होते थे, ठीक है, राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था और इसमें कई सारे व्यक्ति उसकी, आप कह सकते हो, मदद करते थे। जहाँ तक बात आती है सभा और समिति की, तो आपको बता दें राजा गांव के मुखिया से भी सलाह मशविरा करता था। यदि कोई अधिक महत्व का विषय हो तो वहाँ पे राजा जो होता था वो, आप कह सकते हो कि समूचे, आप कह सकते हो कि ये संस्थाएं जो थी, जब राजा को सभी से सलाह लेनी होती थी तो राजा समिति और सभा की मदद लेता था। किसकी मदद लेता था? समिति और सभा की मदद लेता था।
इसमें यदि मैं आपको बताऊं तो आपको देखने को मिलता है कि समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था। कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी स्पष्ट राय दे सकता था, सभी लोग इसके सदस्य होते थे। लेकिन जब सभा की बात करते हैं तो यहाँ पे सीमित लोग, कुछ विशेष लोग ही इसके सदस्य हुआ करते थे और यह एक छोटी संस्था हुआ करती थी। तो पहला तो यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था, मतलब ये कथन गलत है। दूसरा, सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी, एकदम सत्य है। बी विकल्प आपका इसके लिए सही उत्तर है। आगे, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 4 है, खेती, शिकार, पशुपालन, मछली पकड़ना। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आप जानते हैं आरंभ में आर्य पशुचारी खाना बदोश लोग थे। पशुचारी खाना बदोश लोग हुआ करते थे। वो पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे, उनकी आजीविका का साधन भी यही थे। वे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। धीरे धीरे ये लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और गांव की शक्ल में ये रहने लगे। तो प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इनका था पशुपालन, क्योंकि ये बड़े बड़े झुंड रखते थे और उन्हीं झुंडों को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ। दूसरा, इससे बने औजारों से गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ किया। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? लोहे के उपयोग की बात हो रही है वैदिक काल। आप जानते हैं वैदिक काल में कृषि के अलावा पशुपालन के अलावा मछली पकड़ना, ठीक है, धातु कर्म, बढ़ईगिरी, ठीक है, और चमड़े का काम, ये सामान्य व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है, धातु कर्मकारों को एक नई धातु इस समय मिल गई थी जिसको हम बोलते हैं लोहा। लोहे के उपयोग ने जीवन को बहुत सुगम कर दिया था, क्योंकि लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार और हथियार बनाने के लिए बेहतर था। किससे? पहले जो तांबे से बनते थे और कांसे से जो हथियार बनते थे, उनसे लोहे के हथियार बेहतर होते थे। सबसे पहले लोहे का उपयोग तीर के नोकों, भाले के नोकों, तलवारों और चाकू जैसे हथियारों में हुआ। बाद में जैसे कुल्हाड़ी हो गई, कुल्हाड़ियों में इनका उपयोग होने लगा। और अंत में आपको देखने को मिलता है कि जो खेती के लिए हल बनाए गए उनमें भी लोहे का प्रयोग किया गया और इससे क्षेत्र की भारी मिट्टी में आप कह सकते हैं खेती की उन्नति हुई। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कौन से कथन सही हैं, तो एकदम सत्य पहला है कि भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले सही शुरू हुआ, एकदम सत्य है। दूसरा, इससे बने औजारों से गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया, ये भी एकदम सत्य है, क्योंकि इससे खेती सुगम हो गई थी। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे यहाँ पे आप कह सकते हो वैदिक देवताओं को उनके कार्यों के साथ सुमेलित करना है, जैसे दयो, सबित, अग्नि, उषा। यहाँ पे इनके कार्य दी हुई हैं, इसके आधार पर इनको सुमेलित करना। आप जानते हो आर्यों के अनेक देवता थे, जैसे सूर्य, जैसे नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, ठीक है, आकाश, वृक्ष, ये सब बहुत सारे देवता आर्यों के हुआ करते थे। जैसे नदियाँ, पर्वत, ये सब देवता हुआ करते थे। मतलब प्रकृति की शक्तियाँ जो थी वो देवताओं के रूप में वैदिक काल में देखने को मिल रही थी। देवताओं को मानव रूप समझा जाता था, परंतु वो अलौकिक और अति शक्तिशाली हुआ करते थे। अब इसमें यदि हम बात करें कि कौन सा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्यों के समूह के आधार पर सुमेलित करिए, तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं इसमें अग्नि की। अग्नि क्या है?
अग्नि से आप तुरंत जोड़ सकते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता कि आग के देवता। जैसे ही आप सी का दूसरा जोड़ते हैं तुरंत ही आपको अपना उत्तर मिल जाता है, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। और इतना तो सबको पता होता है कि अग्नि क्या है, आग के देवता अग्नि ये संदर्भित होता है। तो यहाँ से आपका उत्तर निकल जा रहा है, भले ही आपको दयो सबित के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपका जवाब यहाँ से हो जा रहा है। अब यहाँ पे यदि आप देखते हैं, यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो दयो का क्या है, आकाश के देवता, सबित का क्या है, सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता, और उषा का क्या है, प्रातः काल की देवी। तो बहुत आसानी से आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, यहाँ पे परेशान नहीं होना, सिर्फ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यदि ध्यान से पढ़ते हो तो आसानी से आप जवाब दे सकते हो। अगला है, अब यहाँ से आ गया है मध्य, आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत आपको दिया गया था। दिल्ली सल्तनत की चर्चा अब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। क्या है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित कीजिएगा। देखो ये तो आपने पढ़ा है ना, तो इसको आपको आसानी से जवाब देना है। चलिए बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के इन शासकों को क्रमबद्ध करना है। चलिए फास्ट जवाब, देखो सभी को जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को जवाब देना है। देखो आपने तुर्कों का आक्रमण पढ़ा था कल, यदि आपको याद हो टॉपिक, तो तुर्की शासक की यदि हम बात करते हैं, तुर्की शासक की बात करते हैं, तो इनका जो समय काल रहा है 1206 से 1290 तक रहा है। ठीक, वहीं यदि हम खिलजी वंश की बात करें, वहीं यदि हम खिलजी वंश की बात करें, तो खिलजी वंश का जो शासन है 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। फिर यदि हम तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 तक रहा है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश की यदि हम बात करें तो 1414 से 1451 तक रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या है, तुर्की शासक, मतलब ए सबसे पहले है। तुर्की शासक के बाद फिर खिलजी आते हैं, मतलब 1 2 3 4 सी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था आपको बताना है। राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों के इकट्ठा करने के लिए, विदेशी व्यापारियों के रहने खाने पीने एवं मनोरंजन के लिए, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर, या कैदियों और दासों को रखने के लिए। अब आपसे बोला जा रहा है गैरिसन शहर क्या होता था, बताइए। देखो जब हम गैरिसन शहर की बात करते हैं तो मध्यकालीन में इसका संबंध था किले बंद बसाव। इसका अर्थ होता है किले बंद बसाव। और किले बंद बसाव की जब बात करते हैं, ये वे क्षेत्र होते थे जहाँ पे सैनिक निवास करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है, तो गैरिसन मतलब सैनिकों के निवास के लिए किलेबंद जो स्थान होता है या बसाव होता है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों को विजित किया था? वो शासक कौन था जो सुदूर दक्षिण तक अपने विजय अभियान को लेकर के गया था? यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, 4 शासक दिए हैं, बलवन, तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बहलोल लोदी। आपको बता दें कि इसमें से वह शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण राज्यों तक विजित किया था, और दक्षिण विजय में उसके प्रसिद्ध जो सेना नायक थे, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये सेना नायक थे मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर जो हैं ये इनके सेना नायक थे इस विजय अभियान के। इन्हीं के नेतृत्व में ये विजय हुई थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इन्होंने जीतने के बाद उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था, बल्कि उनसे एक वार्षिक कर लेता था। जीतने के बाद सिर्फ उनसे एक वार्षिक कर ये लेता था। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? बताइए। नमाज के दौरान जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं ये मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, इस दिशा को क्या कहते हैं? लिबान, किबला, ममसूरा या सहन? आप जानते हैं मस्जिद, आपने देखा होगा तो मस्जिद के खंभों वाली एक कक्षा होती है, एक कक्षा मस्जिद में खंभों वाली होती है, और इस खंभों वाली कक्षा को हम बोलते हैं लीवान। क्या बोलते हैं? लीवान। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और इस दिशा को कहा जाता है किबला। क्या बोला जाता है? किबला। इस दिशा को बोला जाता है किबला। और मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को, ये मस्जिद है मान लो कोई, ये किबला है, इसके आखिरी सिरे को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ममसूरा। ठीक है, ममसूरा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मस्जिद का जो आंगन होता है उसको बोला जाता है सहन। तो ये याद रखिएगा, लिबान, किबला, ममसूरा और सहन क्या होता है याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, जिस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं किबला। ठीक है, मस्जिद के किबला के आर्थिक सिर, जो अंतिम सिरा होता है उसको बोलते हैं ममसूरा, आंगन को बोलते हैं सहन, और जब लिबान की बात करते हैं जो खंभों वाला कक्ष होता है उसको बोलते हैं लिबान। ठीक, ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था एक परीक्षा में। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था बताइए। आप जानते हैं ये फारसी शब्द है, यह एक फारसी शब्द है, और फारसी शब्द इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है गुलाम। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो ये याद रखना है, बंदगा मतलब गुलाम। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। चलिए देखो, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इलाकों को संभालने वाला जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे इक्तादार। ठीक है, इक्तेदार, या इसी को बोलते थे मुक्ति। मुक्ति या इक्तेदार इसको बोला जाता था। इनका फर्ज था कि ये अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो पहला कथन तो सत्य हो जाता है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अमीर इनको नहीं कहा जाता था बल्कि इक्तादार कहा जाता था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? आप जानते हैं कि ये जो कर होता था ये उत्पादन का 50% होता था। ठीक, 50% होता था, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब इसमें जैसे कई सारे नाम हैं, खुम्स, जकात, खराज, उसर, तो इसका सही उत्तर है खराज। ठीक है, इसको बोला जाता है खराज, और ये 50% होता था उत्पादन का। जब यहाँ पे खुम्स आप देख रहे हैं ना, एक शब्द लिखा है खुम्स। खुम्स क्या होता था? खुम्स लूट का धन होता था। खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। जकात क्या होता था? जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, और ये धार्मिक कर केवल संपन्न मुसलमानों से लिया जाता था। याद रखिएगा, संपन्न मुसलमानों से ही ये लिया जाता था। अगला, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन मुद्रा चलाई। दूसरा, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के ना होकर सस्ती धातु के होते थे। अब आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। किनका आक्रमण हुआ था? मंगोलों का जो आक्रमण है ये हुआ था, और ये लगातार बढ़ गया था।
जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल अस्थाई सेना इनके संघर्ष के लिए, इनका जवाब देने के लिए रखनी पड़ी थी। इसीलिए सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों की नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, जो कुछ कुछ आज की कागज़ की मुद्रा की तरीके से है। जैसे आप आज के आरबीआई के जो नोट देखते हैं वो भी एक सांकेतिक मुद्रा है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो इसका कथन सत्य है सी, ए और बी दोनों, क्योंकि मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई, एकदम सत्य है। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के ना होकर के सस्ती धातु के होते थे, ये भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पे था? बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक शहर बनाया था, वह किस जगह पे था आपको बताया जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो नया शहर था ये दिल्ली में था। कहाँ पे था? दिल्ली में था। तो डी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? बाजार नियंत्रण किसके द्वारा लागू किया गया आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार प्रारंभ किया था। यदि आपको याद हो, आज आपने पढ़ा होगा, अलाउद्दीन ने जो आर्थिक सुधार प्रारंभ किया था, उन आर्थिक सुधारों में सबसे पहला था बाजार नियंत्रण व्यवस्था, और इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, इसमें किया है। तो अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में इसका वर्णन बर्नी ने किया है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें बाजार नियंत्रण व्यवस्था की, तो बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दूसरा, अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। अब इस पे आपको बताना है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए? आप जानते हैं एकदम सत्य है, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस कारण अलाउद्दीन को भी एक विशाल सेना रखनी पड़ी थी, और उन्होंने सैनिकों की जगह, सैनिकों के वेतन को जो है वो इक्ता की जगह नगद देना तय किया था। सी विकल्प इसका भी सही उत्तर है। तो ये मध्यकालीन समाप्त हुआ। मध्यकालीन के बाद अब हम आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में, और आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में कल आपने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, उसी दिशा में हम देख रहे हैं, और वहीं से चीज़ों को हम समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है मीर जाफर के बाद, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दूसरा, मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी कर खत्म किए। तीसरा, मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। उपर्युक्त में से सही कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, उपर्युक्त में से सत्य कौन से हैं आपको बता दें। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, एकदम सत्य है। ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी कर खत्म किए, एकदम सत्य है। आप जानते हैं क्योंकि मीर कासिम अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीतियां था उसको प्रारंभ में समझ नहीं सका था, इसलिए उसने सभी करों को समाप्त कर दिया था। तीसरा कह रहा है कि मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि विशेष रूप से जब 1717 की बात आती है तो 1717 का जो फरमान था उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कंपनी के नौकर अपने भारतीय मित्रों के पास जो दस्तक थे वो बेच देते थे और सभी करों से बच जाते थे। और इस बेईमानी भरी प्रतियोगिता में जो भारतीय व्यापारी थे वो लगातार बर्बाद हो रहे थे, लगातार शोषित हो रहे थे। और इसमें इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था कि आंतरिक व्यापार में जो कर हैं वो खत्म कर दिए जाएं और
अपनी प्रजा को भी ये छूटें दे जाएं जो अंग्रेजों ने बलपूर्वक प्राप्त की थी। तो दूसरा कथन जो है ये इसी के कारण आप कह सकते हैं था। जब बात आती है आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की बात, क्योंकि मीर कासिम जल्द ही अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति थी वो समझ गया था और वो जानता था कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें यूरोपीय तर्ज पर एक सेना रखने की आवश्यकता है, और वही प्रयास उसने किया था। तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं। अगला, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दूसरा, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। तीसरा, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। उपयुक्त में से सही कौन से हैं? चलिए बताइएगा, उपयुक्त में से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, बताइए। देखो, 18वीं सदी की बात हो रही है। आप जानते हैं बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल का आप कह सकते हो ये स्वामी बन गई थी। ठीक है, दीवान के रूप में कंपनी सीधे ही राजस्व वसूलने लगी थी। अतः पहला कथन एकदम सत्य है। दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कंपनी को बंगाल में उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया था। इस तरह कंपनी का पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, इसी व्यवस्था को दोहरी या दैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का सत्ता पर तो पूरा अधिकार हो गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि कौन से कथन सत्य हैं, इसमें केवल एक सत्य है, बाकी के कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि नवाब का नियंत्रण नहीं था बल्कि कंपनी का था, और प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पे था। गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला, बोला जा रहा है कि सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? सालबाई की संधि आपको यदि पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है आंग्ल मराठा, दूसरे हैं आंग्ल मैसूर। इनमें कई सारी संधियां हुई हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान एक संधि हुई थी जिसका नाम था सालबाई की संधि। ठीक है, और इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई थी, किंतु अंग्रेज इससे 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए थे। इस समय मराठा भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी जो कंपनी को चुनौती दे सकती थी। इसके अलावा सालबाई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव बनाने में भी सफल रहे थे, क्योंकि मराठों से उन्होंने वादा किया था कि वो हैदर अली से अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लेने में सहायता करेंगे। तो कहीं ना कहीं आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें 20 वर्षों के लिए एक संधि हुई थी। 20 वर्षों के लिए मराठा जो हैं वो अंग्रेजों से कोई युद्ध नहीं करेंगे और अंग्रेज 20 वर्ष के लिए निश्चिंत हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संबंध है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? अच्छा प्रश्न है। किसका अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किसका अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? 4 विकल्प हैं, झांसी, अवध, मैसूर, सतारा। ठीक है, कुशासन बोला जा रहा है, याद रखिएगा। आप जानते हैं इसका सही उत्तर है अवध। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पे थी। अवध के नवाब के कई सारे उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस राज्य पर जो विलय का सिद्धांत इनका था, ठीक है, वो लागू नहीं होता था। इसीलिए डलहौजी ने अवध की जो जनता थी उसकी दशा को सुधारने के विचार का सहारा लिया और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिला लिया, और इन्होंने 1856 ईस्वी में अवध को मिलाया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना, भारत सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इनमें से कौन से सही हैं कि क्या उद्देश्य थे इस नीति के? तो इस नीति के बहुत सारे उद्देश्य थे। सबसे पहले यही था, ठीक है, कि भारत में ब्रिटेन निर्मित जो वस्तुएं हैं
का जो निर्यात है वो बढ़ाना। ठीक है, तो पहला नीति तो ये था, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, क्योंकि अधिग्रहण नीति हो गई थी, तो जो सहयोगी राज्य थे उनकी ज़रूरत नहीं थी, लगातार राज्यों का अधिग्रहण किया जा रहा था। ठीक है, किसी पे कुशासन का आरोप लगा के, कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इस तरह से किया जा रहा था। तो आप कह सकते हो कि ये भी आपका सत्य है। तीसरा है, भारत में ब्रिटेन के उद्योग के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, क्योंकि उस समय यदि आप देखोगे, उस समय यदि 1853 के आसपास देखोगे, तो कपास की जो मांग थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो कपास की मांग जो ब्रिटेन में बढ़ रही थी, उसके आप कह सकते हो पूर्ति के लिए भारत को कच्चे माल के रूप में देखा गया, और एकदम सही कथन है कि भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में जो है वो डेवलप किया गया। तो कहीं ना कहीं तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? किस मराठा सरदार से इन्होंने राजघाट की संधि की, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। किस मराठा सरदार से इन्होंने राजघाट की संधि की? चलिए बताइएगा, अच्छा प्रश्न है, फास्ट जवाब दीजिएगा। चार यहाँ पे आप कह सकते हो, चार विकल्प हैं। बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। तो इसका सही उत्तर है इंदौर के होलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने सबसे पहले किसने स्वीकार किया, आपको बताना है। आप जानते हैं 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने यह संधि की थी। ये विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया, आपको बताना है। पंजाब, सिंध, कश्मीर या असम। आप जानते हैं 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता लगातार जो है वो बढ़ रही थी। अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते जो रूसी हैं वो भारत पर आक्रमण कर सकते हैं, और इसी के लिए इन्होंने रास्ते में एक बफर स्टेट के रूप में सिंध को अपने राज्य में मिलाना चाहा और सिंध का अधिग्रहण किया। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया? राज्य विलय का सिद्धांत किसने लागू किया, आपको बताना है। चलो, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ कि ये होमवर्क है, बहुत आसान सा प्रश्न है, अभी लगातार उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसको वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में जितनी जानकारी आपको पता होगी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में आप सबमिट करो। ठीक है, चलो अगला है, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन बना? इनमें से कौन सर्वप्रथम शिकार बना, आपको बताना है। चलिए, आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 में सतारा, रट जाइएगा, सतारा का अधिग्रहण किया। इसके बाद जैतपुर के बाद संभलपुर, ठीक है, संभलपुर के बाद उदयपुर के बाद झांसी, इस तरह से क्रम, झांसी के बाद नागपुर और नागपुर के बाद करौली, इनका अधिग्रहण किया था। तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, ये आपको क्रम याद रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात शुरू हो जाती है साइंस की। आइए देख लेते हैं साइंस के प्रश्नों को। साइंस के प्रश्नों में हमने सेम टॉपिक दिया था क्योंकि एक बड़ा टॉपिक था। ठीक है, तो आज भी कोशिका से जुड़े प्रश्न हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, आपको बताना है। किस प्रकार भिन्न होती है पादप कोशिका जंतु कोशिका से, किस प्रकार भिन्न होती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा सेल वॉल, आपने पढ़ा होगा सेल वॉल या कोशिका भित्ति। आपको पता होगा पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न इस संदर्भ में होती है क्योंकि इसकी कोशिका के बाह्य आवरण में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, हरे पौधों में ये सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा
हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में उसका भी अभाव होता है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति दिया है, तो बी विकल्प को आप टिक करो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इससे आसान प्रश्न बायो में कुछ हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको पता रहा होगा। अपने नॉलेज से 100% नॉलेज से आप सब इस प्रश्न का जवाब सही दे रहे हैं। अगला आता है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो आप जानते हैं इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो वर्तमान में कोशिका झिल्ली की जो संरचना है उससे संबंधित जो सुझाव दिया, अवधारणा दिया, ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। इनका भी नाम याद रखिएगा, सिंगर और निकोलसन ने। सबसे सर्वमान्य जो अवधारणा है, सबसे लेटेस्ट अवधारणा है, वो इन्होंने दिया था। अब बात आती है बनी किसकी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है स्नातक किए हों बायो से, तो जूलॉजी या बॉटनी में से आपने कुछ चूज किया होगा। तो वही पूछा जा रहा है, जूलॉजी क्या कहलाता है, किसका अध्ययन कहलाता है जूलॉजी, आपको बताना है। केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित और मृत जानवरों का, जीवित और मृत दोनों का? ठीक है, बताइए, जीवित और मृत वनस्पतियों दोनों का। तो जूलॉजी है क्या? याद रखिएगा, जूलॉजी क्या है? जानवरों का अध्ययन है, चाहे वो जीवित हों चाहे वो मृत हों। तो सी विकल्प सही उत्तर है। आगे यहाँ पे दो सूचियाँ दी हैं, दोनों को मिलान करना। जैसे पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं और जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे पक्षियों के अध्ययन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, मतलब ए का तीसरा एक ही जगह दिया है, मतलब बी विकल्प सही उत्तर है। वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को आप सब जानते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और जीवाश्म के अध्ययन की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं पैलियोबायोलॉजी। तो ये याद रखना है और बी विकल्प हमारा सही उत्तर। हमें सिर्फ यदि एक के बारे में पता है तो भी हम आसानी से जवाब दे सकते थे। तो आज का जो सेशन है वो 100% कंप्लीट हुआ है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न 100% सही हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। इस क्लास के तुरंत बाद टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइएगा। यदि क्लास नेक्स्ट होगी तो वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ही कल की भांति हम संवाद कर लेंगे और जो भी हमारे डाउट हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।